गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वाली क्लास में हमने क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड द्वारा किसी भी अज्ञात सॉल्यूशन का पीएच किस तरह से ज्ञात करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम विभवमितीय अनुमापन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। विभवमितीय अनुमापन में विद्युत वाहक बल के मान के द्वारा अंतिम बिंदु ज्ञात करने की विधि को विभवमितीय अनुमापन कहते हैं। विभवमितीय अनुमापन के लिए अभिक्रिया में ऐसा आयन प्रवेश करना या हटना चाहिए जिसके लिए कोई इलेक्ट्रोड उपलब्ध हो। अंतिम बिंदु का पता इलेक्ट्रोड विभव मापकर हम करते हैं। विभवमितीय जो टाइट्रेशन होती हैं वो जनरली 3 प्रकार की होती हैं। अम्ल क्षार अनुमापन, एसिड बेस टाइट्रेशन और ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन, रेडॉक्स टाइट्रेशन। तीसरी अवक्षेपण अनुमापन, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। जो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन से जो हमें रिजल्ट प्राप्त होते हैं वो यथार्थ एक्यूरेट प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो पोटेंशियल होता है वो सांद्रता के या सांद्रण के परिवर्तन से प्रभावित होता है और अतः हम इन परिवर्तनशील सांद्रण से अंतिम बिंदु व तुल्य बिंदु एंड पॉइंट और इक्विवेलेंट पॉइंट हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले हम अम्ल क्षार अनुमापन के बारे में डिस्कस करते हैं। अम्ल क्षार अनुमापन क्या होता है? यहाँ पर एक बीकर होता है और इसके अंदर HCl का सॉल्यूशन भरा हुआ रहता है और इसकी कंसंट्रेशन हमें ज्ञात नहीं होती है और इस पर आयन प्रेजेंट रहते हैं। ऊपर से ये एक ब्यूरेट लगा रखी है जिसमें हम क्षार मिलाते हैं और यानी कि अनुमापक मिला रहे हैं, टाइट्रेंट मिलाते हैं और इसी जो सॉल्यूशन है इसके अंदर हमने यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा रखा है और इसको हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के माध्यम से जोड़ देते हैं। जनरली हम कैलामल इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं और साथ में हमने परिपथ को कंप्लीट करने के लिए साल्ट ब्रिज लगा रखा है। यहाँ पर देखो कि यहाँ जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं अम्ल क्षार अनुमापन के लिए, इसमें ग्लास इलेक्ट्रोड और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दोनों को काम में ले सकते हैं और यहाँ पर हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को काम में ले रखा है। इस अनुमापन में अब अपन क्या करते हैं कि इस ब्यूरेट के माध्यम से धीरे धीरे इस सॉल्यूशन के अंदर NOH डालते हैं और इससे क्या होगा कि OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तथा H जो प्लस आयन हैं उनकी कंसंट्रेशन घटेगी और इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल क्रिएट होगा और जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उनको हम विभवमापी की सहायता से मेजर करते हैं और EMF ज्ञात करके और जो हमें EMF प्राप्त हो रहा है और साथ में जो अनुमापक है उनके आयतन के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और जो एंड पॉइंट आता है उस स्थिति में इस जो ग्राफ मिलता है उसका ग्राफ अचानक से बढ़ जाता है और उसी ग्राफ की सहायता से हम एंड पॉइंट ज्ञात कर लेते हैं। अब हम अम्ल क्षार अनुमापन क्या होता है इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस अनुमापन में जैसे जैसे अम्ल में थोड़ा थोड़ा क्षार मिलाते हैं, ये क्षार मिला रहे हैं और सेल के जो पोटेंशियल होता है उसमें अंतर आता है तथा अंतिम बिंदु पर जो इसका इमेज होता है वो अचानक चेंज हो जाता है, तीव्रता से परिवर्तित होता है। हाइड्रोजन या कांच तथा कैलामल इलेक्ट्रोड को हम यहाँ पर
अनुमापित किए जाने वाले विलयन में यहाँ पर डूबा रखा है और वह निर्मित जो सेल हैं उसका हम विभुमापी से जोड़ देते हैं और इसका इमेज मेजर करते हैं। अब इस सेल का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। सेल का प्रदर्शन कर रखा है और सबसे पहले हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रखा है, तो हाइड्रोजन जो कि प्लेटिनम, हाइड्रोजन गैस और ऑब्लिक हाइड्रोजन आयनों की कंसंट्रेशन लिखी हुई है और ये साल्ट ब्रिज लगा रखा है और KCl जो कि सेचुरेटेड है और साथ में मर्क्यूरस क्लोराइड और मरकरी लिखा हुआ है। इस तरह से अपन इस सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड कैलामल इलेक्ट्रोड है और इनको हमने साल्ट ब्रिज के माध्यम से जोड़ रखा है। यहाँ पर जो कैलामल इलेक्ट्रोड है वो कैथोड का काम करता है और यहाँ पर जो मर्क्यूरस क्लोराइड इलेक्ट्रॉन गेन करके एक मरकरी और क्लोरीन आयन की प्राप्त होते हैं और इसमें जब आप नंस्ट इक्वेशन को यूज करते हो तो ई कैथोड लिखा हुआ है यहाँ और इक्वल टू ई नोड स्टैंडर्ड कैलामल इलेक्ट्रोड माइनस 0.0591 अपॉन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है तो यहाँ पर हमने एक लिखा है log 10 और डायरेक्ट यहाँ पर क्लोरीन आयनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। और अगर हम क्लोरीन आयन के लिए 1 मोलर मानते हैं तो इस स्थिति में इसका जो मान होगा log 10 1 हो जाएगा और जो log 10 1 का जो मान होता है वो 0 होता है, तो यानी कि ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इस स्थिति में क्या रहेगा, जो ई कैथोड है वो ई स्टैंडर्ड कैलामल इलेक्ट्रोड के बराबर रहेगा और यहाँ पर जो सेचुरेटेड KCl का सॉल्यूशन है कैलामल के अंदर है तो इसलिए इसका जो ई स्टैंडर्ड कैलामल इलेक्ट्रोड का जो मान आता है वो 0.242 वोल्ट होता है, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम एनोड की बात करते हैं। एनोड यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड का काम कर रहा है। यहाँ पर जो रिएक्शन लिखी हुई हैं वो रिडक्शन वाली रिएक्शन लिख रहे हैं क्योंकि ईएमएफ ज्ञात करने के लिए हम रिडक्शन रिएक्शन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वो हाइड्रोजन गैस बना रहा है और ये इसके ऊपर नंस्ट इक्वेशन यूज कर रहे हैं। तो ई एनोड ई नोड H जो कि हाइड्रोजन है और माइनस 0.0591 अपॉन N क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक हो रहा है, log 10 और ये हाइड्रोजन का प्रेशर अपॉन हाइड्रोजन आयन, ये रिएक्टेंट है ना, ये ऊपर वाले प्रोडक्ट और नीचे की तरफ रिएक्टेंट होता है। अब इस स्थिति में यहाँ पर जो हाइड्रोजन का प्रेशर अगर 1 atm मान रहे हैं तो ये तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर इसको मैं ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ कंसंट्रेशन को, इसका मतलब माइनस, तो ये आगे की तरफ आएगा तो ये प्लस हो जाएगी। और जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए ई नोड का मान क्या होता है, वो 0 होता है, तो यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। और हमारे पास ये वाली रिएक्शन आ जाएगी ई एनोड इक्वल टू 0 प्लस 0.591 log 10 और हाइड्रोजन आयनों की कंसंट्रेशन। pH बराबर हमें पता है कि जो pH होती है माइनस log 10 हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन होती है और जब इसको यहाँ पर यूज़ करोगे तो ये pH हो जाएगा और यहाँ पर जो प्लस का चिन्ह है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि ई एनोड इक्वल टू माइनस 0.0591 pH, ये वाला समीकरण हमारे पास आता है। अब जो सेल है उसका इमेप वाला जो सूत्र लगाते हैं, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहाँ पर कैथोड का काम कौन कर रहा है, तो कैलामल इलेक्ट्रोड, और एनोड का काम यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कर रहा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ये कैलामल जो कि ये लिखा हुआ है और साथ में यहाँ पर जो हमें हाइड्रोजन का एनोड का जो मान प्राप्त हो रहा है वो यहाँ पर लिखा हो। ये माइनस वाला सूत्र है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ई सेल इक्वल टू ई कैलामल इलेक्ट्रोड प्लस 0.0591 pH, ये वाला हमारे पास समीकरण निकल के आएगी। अब यहाँ पर देखो कि जो ई सेल है वो pH के क्या है, समानुपाती है और ऊपर से हम बीकर के अंदर जो टाइटेंट मिला रहे हैं और उसकी वजह से
जो OH माइनस आयन है उनकी भी कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, यानी कि OH आयनों की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर pH बढ़ेगा, और pH बढ़ रहे हैं तो हम जो ई सेल हैं वो भी बढ़ता है। ठीक है, तो यानी कि जो pH बढ़ेगा तो ई सेल बढ़ेगा, और जब ई सेल और जो टाइटेंट है उसके आयतन के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें किस तरह के ग्राफ मिलते हैं उनको देखते हैं। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ EMF और जो कि pH और साथ में जो टाइटेंट मिला रखा है ऊपर से वो NOH का वॉल्यूम के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये हमें सिग्मोइड प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। और यहाँ पर जैसे जैसे इसमें NOH का सॉल्यूशन मिलाते जाओगे और बीकर के अंदर ब्यूरेट के माध्यम से, और जैसे एंड पॉइंट के आजू बाजू आते आते ये ग्राफ अचानक से बढ़ जाता है, और आपको 5-10 इसकी रीडिंग लेनी है। और इससे जब एक आ, तीव्र ढाल जो प्राप्त होता है उसको जब आप नीचे की तरफ मिलाते हो तो यहाँ पर जो ये पॉइंट प्राप्त होता है वही एंड पॉइंट प्राप्त होता है। और अगर वीक एसिड और वीक बेस है और इस स्थिति में हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो यहाँ पर ये जो EMF का मान होते हैं वो ये जो ग्राफ प्राप्त होगा वो उनका ढाल जो हमें सही तरह से मेजर नहीं हो पाता है। तो उस स्थिति में हम उनका जो डेल E और डेल V के बीच में अंतर लेते हैं, यानी कि दो इलेक्ट्रोड के जो पोटेंशियल है उनका अंतर क्या है, और साथ में अनुमापक टाइटेंट ले रहे हैं उनका जो सॉल्यूशन का जो आयतन है उनके बीच में जो अंतर क्या है उनको डेल E अपॉन डेल V, और साथ में ये जो ऊपर से टाइटेंट मिला रहे हैं उनके वॉल्यूम के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है। इसको हम डिफरेंशियल कर्व बोलते हैं, अवकल वक्र कहेंगे। ये जब हमें इस स्थिति में यहाँ इसका जो उच्चतम पॉइंट आ रहा है यही एंड पॉइंट होता है। और इसी तरह से इसका स्क्वायर भी करते हैं तो डेल स्क्वायर E अपॉन डेल V स्क्वायर, तो उस स्थिति में ये ग्राफ इस तरह से बढ़ता है, और यहाँ पर ये जहाँ पर कटान बिंदु आ रहा है वहाँ उस वो जो पॉइंट होता है वो एंड पॉइंट होता है। तो इस तरह से एसिड बेस टाइट्रेशन के माध्यम से कोई भी सॉल्यूशन का EMF ज्ञात करके और टाइटेंट के सहायता से ज्ञात करके हम एंड पॉइंट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या होती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। रेडॉक्स अनुमापन। रेडॉक्स अनुमापन को विभुमिति से ज्ञात करने के लिए प्लेटिनम तार का इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं। जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं यहाँ पर प्लेटिनम तार का इलेक्ट्रोड काम में लेंगे। यहाँ पर देखो कि ये एक कंटेनर है और इसके अंदर Fe2+ आयन की कंसंट्रेशन है, और टाइटेंट के रूप में हम सीजियम आयन की कंसंट्रेशन मिलाते हैं। और यहाँ ई नोड सीजियम 4+ और सीजियम 3+ की जो आयनों की कंसंट्रेशन होती है उनका जो पोटेंशियल क्रिएट होता है वो 1.61 वोल्ट होता है। इसी तरह से Fe3+ Fe2+ की जो सांद्रताएं होती हैं कंसंट्रेशन होती है और वहाँ पर जो पोटेंशियल क्रिएट होता है वो 0.77 वोल्ट होता है। और ये जो प्लेटिनम तार का बना हुआ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं, और यहाँ पर जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड काम कर रहा है वो कैलामल इलेक्ट्रोड है। साथ में हम इसको साल्ट ब्रिज से जोड़ देते हैं, और इस सेल का यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन कर रखा है। ये कैलामल इलेक्ट्रोड है, ये Fe2 और Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर प्लेटिनम लिखा हुआ है। इक्विलिब्रियम स्थिति में
Fe2 प्लस Fe4 प्लस से क्रिया करके Fe3 प्लस और C3 प्लस में कन्वर्ट होता है। और जब इस पर आप नेक्स्ट इक्वेशन यूज करते हो, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0 आर ओ टी और फेराडे कांस्टेंट सभी का जब मान रखोगे तो माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये वाली इक्वेशन बन जाती है। तुल्यांक की स्थिति में जब आप इक्विवेलेंट पॉइंट पर इस रिएक्शन को देखोगे तो Fe2 प्लस आयन और C4 प्लस जो आयन की कंसंट्रेशन है वो सेम रहेगी। इसी तरह से Fe3 प्लस और Cgm3 प्लस की जो कंसंट्रेशन है वो सेम रहते हैं। इक्विलिब्रियम स्थिति में जब आप Fe3 प्लस Fe2 में कन्वर्ट हो रहा है, उस स्थिति में इस रिएक्शन को लगाते हैं तो E1 से ई इक्विलिब्रियम E1 नॉट प्लस 0.0591 लॉग 10 Fe3 की कंसंट्रेशन अपॉन Fe2 की कंसंट्रेशन हो जाएगी। और यहाँ पर ये रिवर्स लिखा हुआ तो इसलिए यहाँ पर प्लस आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से इस सेल के लिए लिखोगे तो ये वाली E2 इक्विलिब्रियम प्लस 0.0591 लॉग 10 Cgm4 प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन Cgm3 की कंसंट्रेशन आ जाएगी। ये हमने इस सेल के लिए लिखा है। और यहाँ पर देखो ये दोनों कंसंट्रेशन बराबर हैं तो हमने इसकी जगह ये मान रख दिए हैं। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ के जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये वाले तो कट जाएंगे और ये वाली इक्वेशन हमारे सामने आती है। 2 इक्विलिब्रियम इक्वल टू E1 नॉट प्लस E2 नॉट, और ये दो इसके अपॉन में चले जाएंगे तो यहाँ पर ई इक्विलिब्रियम इक्वल टू E1 नॉट प्लस E2 नॉट अपॉन 2, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले की बात करें तो Fe3 जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe2 यानी कि रिडक्शन रिएक्शन होगी, और यहाँ पर E ज्ञात करना है EMF, तो ई के लेफ्ट राइट इलेक्ट्रोड और माइनस लेफ्ट इलेक्ट्रोड। तो उसी स्थिति में जो ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है तो उसके लिए ये मान भी आया हुआ है ये वाला, और E1 प्लस 0.051 और Fe3 प्लस आयन की कंसंट्रेशन अपॉन Fe2 प्लस और माइनस कैलामन इलेक्ट्रोड कर देना है जो कि लेफ्ट इलेक्ट्रोड कैथोड का काम एनोड का काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ई नोड का मान जो अब E1 का मान है 0.77 है और प्लस 0.051 लॉग 10 और ये कंसंट्रेशन, और ये कैलामन इलेक्ट्रोड के लिए जो वैल्यू है वो हमें पता है, और यहाँ पर ये सूत्र वाला और 0.242 होता है। तो इस जो इक्विलिब्रियम नहीं आया उस स्थिति में ये वाली इक्वेशन आपको काम में लेनी है। इसी तरह से इक्विलिब्रियम के बाद की स्थिति में आपको ये वाली रिएक्शन काम लेनी है। देखो माइनस आता तो ये उल्टा लिखा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो ई सेल इक्वल टू E20 प्लस 0.0591 लॉग 10 और ये Cgm और यहाँ की Cgm3 की कंसंट्रेशन माइनस 0.242 वोल्ट होता है। यहाँ पर ये वाली इस सेल की जो ई नोट का मान लिखोगे 1.61 होता है और प्लस ये वाली वैल्यू लिख देंगे। इस तरह से आप रिडॉक्स रिएक्शन के लिए टाइट्रेशन अनुमापन रिडॉक्स टाइट्रेशन करते हैं। आगे हम अवक्षेपण अनुमापन वाली टाइट्रेशन देखते हैं। और जब सिल्वर नाइट्रेट विलयन में कैल्शियम विलयन डाला जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का हमें अवक्षेप प्राप्त होता है। यहाँ पर जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के रूप में काम में लेते हैं वो सिल्वर इलेक्ट्रोड को सूचक के रूप में काम में लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जब सिल्वर नाइट्रेट विलयन में कैल्शियम विलयन डाला जाता है तो सिल्वर क्लोराइड अवक्षेपित होता है। अवक्षेपण अनुमापन है तो सिल्वर इलेक्ट्रोड को सूचक इलेक्ट्रोड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के रूप में काम ले रहे हैं। और जैसे जैसे अपन यहाँ पर देखो कि ये सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है
और ऊपर से अपन KCl का विलयन डाल रहे हैं, ठीक है, टाइट्रेंट के रूप में KCl का विलयन डाल रहे हैं और इस तरह से ये आपस में रिएक्शन करके AgCl का बनेगा जो कि एक PPT के रूप में नीचे बैठ जाता है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है और ये कैलामल इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर इस सेल का रिप्रेजेंटेशन कर रखा है हमने। और यहाँ देखो सिल्वर Ag और ये आपस में क्रिया करके AgCl बना रहा है और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगी और ये AgCl बनता जाएगा तो सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, सॉल्यूशन में से कम होती जाती है। और ये इस सेल का ई सेल है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.051 log 10 और सिल्वर आयन की कंसंट्रेट माइनस कैलामल इलेक्ट्रोड इस तरह से। और इसका जो ई सेल और KCl के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो हमें इस तरह का एक ग्राफ देखने को मिलता है और जहाँ पर इसकी ज़्यादा ढाल आ रही है वहाँ पर इसको ये जो पॉइंट होता है वो एंड पॉइंट होता है। अब हम जो भी जितने भी पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन देखी हैं, एक तो हमने एसिड बेस टाइट्रेशन देखी है, दूसरी हमने रिडोक्स टाइट्रेशन देखी है और तीसरी हमने प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन देखी है। इनके लाभ क्या हैं तो वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। और इस जो एसिड बेस टाइट्रेशन से कोई भी वीक एसिड है या वीक बेस है उनको हम आसानी से टाइट्रेट कर सकते हैं। प्रक्षेपण अनुमापन के लिए भी ये जो अभी प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। और कुछ जो परिवर्तन होते हैं वो स्वतः ऑटोनॉमिक का भी कार्य करते हैं तो उनके लिए भी इस विधि से एग्जैक्ट हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और अत्यंत तनु विलयनों को भी इस विधि के द्वारा आसानी से टाइट्रेट कर सकते हैं और सही तरह से हमें इसके रिजल्ट प्राप्त होते हैं। इसी के साथ ये पोटेशियोमेट्रिक टाइट्रेशन खत्म होती है और इसके साथ में इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड जो विद्युत विश्लेषक विधियों वाला चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। और आई होप आपको पोटेशियोमेट्रिक टाइट्रेशन समझ में आई होगी और आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।